अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मुनीबा आसफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और जनाब अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने से मुंसलिक लोगों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जनाब हम कुछ अपनी आदत के हवाले से बात करेंगे और हमारी आदत इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया भर के सबसे ज़्यादा मोटापे के शिकार ममालिक की फ़हरिस्त में तीसरे नंबर पर आता है। और इस मोटापे की वजूहात को जानकर ही हम लोग इससे बच सकते हैं। इवन दो कि हम लोग आपको मुख्तलिफ सेगमेंट्स में भी बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह अपना ख्याल रखना है। और आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि जब मोटापे की ख़ास तौर पर बात होती है ना तो आस-पास ज़्यादातर लोग खुराक की बात करते हैं कि कैसे हम लोग अपनी खुराक को बेहतर करके सेहतमंद हो सकते हैं। मगर मोटापे की वजह सिर्फ खुराक नहीं है, मोटापे की एक इंतहाई अहम वजह हमारी ओवरऑल रूटीन भी है, जिसमें हमारी खुराक भी आती है। हम लोग दिन में कितना सोते हैं, कितनी वर्जिश करते हैं, कितनी देर चलते हैं, ये सब चीज़ें मोटापे के ख़ात्मे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा, अब मैं कहूँगी कि अब बहुत ज़्यादा ना अपनी जो गाड़ियाँ हैं ना उनका इस्तेमाल करते हैं। कोई छोटा सा भी काम हो, आपने कहीं स्टोर पर जाना हो, कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो तो आप उस काम के लिए भी या तो अपनी बाइक के ऊपर सफ़र करने को प्रेफर करते हैं या फिर गाड़ी निकाल लेते हैं। और इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी से हमने ये जो पैदल चलना है या हल्की फुल्की सैर करना या वर्जिश करना, इसको बिल्कुल ही निकाल दिया है। और रही सही जो कसर है वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स ने निकाल दी है कि सारा दिन हम मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं और सुस्ती का शिकार होकर पड़े रहना हम लोगों की आदत सी बन गई है, जिसका लाजमी नतीजा वो मोटापे की शक्ल में हमारे सामने भी आता जा रहा है। इसलिए हम तीसरे नंबर पर है। जहाँ जहाँ पर भी मोटापे का शिकार लोग रहते हैं उनकी फ़हरिस्त में हम तीसरे नंबर पर फॉल करते हैं। और इसका क्या हो सकता है? हम लोग अपनी ज़िंदगी को ज़्यादातर मुतहर्रिक अंदाज से गुजारें। एक तो इसका ये बेहतरीन तरीका हो सकता है। दूसरा, सोने और जागने की हमारी एक रूटीन हो, जो एक साइकिल नेचुरल तरीके से बना हुआ है, हम उसी को फॉलो करें, ना कि अपना अलग से कोई स्केड्यूल बनाएं। और उस रूटीन को फॉलो करते हुए हम अपनी ज़िंदगी भी गुजारें। हमें रोज़ाना कुछ मील एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। पहले के ज़माने के लोग कितना कह लें कि ज़्यादा पैदल चला करते थे और इसलिए वो आज तक फ़िट हैं और हमें वो नज़र आते हैं कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आज के आप बच्चों को देख लें कि उनको पैदल चलना आता ही नहीं है, वो तो बेड से भी उठते नहीं है कोई काम करने के हवाले से। क्योंकि पैदल चलने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हम इस वजह से दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, हमारा डिप्रेशन जो है ना इससे बहुत ज़्यादा कह लें कि मैनेज रहता है। खैर, इस हवाले से हम आपको फिर भी आगाह करते रहेंगे, अपने एक्सपर्ट मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे भी आपको पूछवाएंगे कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं। और आजकल आपको लोगों को भी पता है कि PCOS का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और PCOS से रिलेटेड बहुत सारी कह लें कि अगर आपको सिर्फ एक ये मसला हो गया है ना तो इसकी वजह से आप मोटापे का भी शिकार हो सकते हैं, आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं और सबसे ज़्यादा कि आप जो है ना आपकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कंसीविंग के हवाले से भी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एग्रीवेट करती जा रही है। यंग बच्चियों में PCOS का प्रॉब्लम क्यों बढ़ता जा रहा है और इसको किस तरह कह लें कि कर्टेल हम लोग कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और अगर PCOS से रिलेटेड इनफर्टिलिटी है तो उसको किस तरह डाइट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है, तो उसमें आज हमने बात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भी आप उन्हें देखते होंगे। तो डॉक्टर सहर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक मुनीबा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सहर, आजकल PCOS का प्रॉब्लम आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, बच्चियाँ आती होंगी और माएँ लेकर आती होंगी उन्हें। तो ये क्या है, मतलब ये PCOS का मसला सिर्फ और सिर्फ क्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है या किस वजह से है? मेन रीजंस हैं जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ। ऑफ कोर्स PCOS में जो मेन चीज़ है वो तो आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। P का मतलब पॉली, बहुत सारी, सिस्ट का मतलब रसौली। एक्चुअली इसका नाम
रसौली नहीं होना चाहिए, इसका नाम फॉलिकल होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ बम्प्स बन जाते हैं ओवरी के ऊपर, नॉट एग्जैक्टली रसौली। ठीक है। और सिंड्रोम एक खास डिजीज को नहीं कहते, क्लस्टर ऑफ डिजीजेज या सिम्टम्स को कहते हैं, जो आपके पास एक खास सूरत में सामने आता है। 3 मेन कॉजेज की मैं आपके पास बात कर लूँगी। सबसे पहला कॉज आपके पास जो बहुत स्पाइक पे है वो है जंक फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, हाई शुगर। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं बड़ा क्रिस्प और टू द पॉइंट बात करूँगी। ये चीज़ें आपके पास बॉडी में इंसुलिन जो है वो सबसे डोमिनेटिंग हार्मोन है, उसका लेवल ऊपर लेके जाती हैं, और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर लाइक हार्मोन का लेवल भी ऊपर लेके जाती हैं। अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन के लेवल्स जब आपके पास ऊपर जाते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड्रोजन, मेल हार्मोन के। हर औरत के जिस्म में मेल हार्मोन भी मौजूद होता है, जैसे हर मर्द के जिस्म में फीमेल भी मौजूद होता है, लेकिन वो कम अमाउंट में होता है। अब इंसुलिन के डोमिनेट होने की वजह से इससे 2 चीजें होती हैं। इंसुलिन हमारे जिस्म का सबसे डोमिनेटिंग हार्मोन है मुनीबा, और जब इंसुलिन डोमिनेट होता है ना, बॉडी अपने सारे फैट बर्निंग हार्मोन्स का फंक्शन भूल जाती है। अच्छा, जब इंसुलिन ऊपर जाता है फैट बर्निंग हार्मोन ऊपर नहीं जा सकता। इससे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से वेट लूज होता है, क्योंकि इंसुलिन नीचे जा रहा होता है तो फैट बर्निंग एक्टिव हो जाती है। अगर इंसुलिन ऊपर जाता है तो एंड्रोजन मेल हार्मोन भी ऊपर जाता है, जो कि आपके पास एक बहुत बड़ी कॉज है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, जिसकी वजह से सारे फीचर्स होते हैं पीसीओएस के। हेयर फॉल हो रहा है, एक्नी हो रही है, वॉइस की हार्शनिंग हो रही है, और इसके साथ साथ आपके पास पीरियड्स में डिस्टर्बेंस आ रही है, मूड डिस्टर्बेंसेस भी इसी वजह से आपके पास आती हैं, और इंसुलिन ज्यादा हो रहा है, फैट बर्निंग हार्मोन, नहीं तो मोटापा भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, पीसीओएस की वजह से भी मुनीबा मोटापा हो सकता है, और मोटापे की वजह से भी पीसीओएस हो सकता है। दूसरी आपके पास वजह ये जो हमारे पास जितने जीएमओ वाले जंक फूड्स हैं, ये आपके पास जिस्म में एक एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं, अरोमाटेज, सॉरी मुश्किल नाम लेने लगी हूं मगर जानना जरूरी है, साइटोक्रोम P450। अच्छा, अब अरोमाटेज साइटोक्रोम P450 जिस्म में जिन एंड्रोजेंस को एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट होना चाहिए था औरत के, वो वाला काम करता था। जब ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा, एंड्रोजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो हार्मोन है, ये जितने भी ग्लाइफोसेट्स हैं जो आपके पास ये पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स में होते हैं, जितने भी आपके पास जंक फूड में जीएमओ प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे इस एंजाइम को आपके पास इनहिबिट करते हैं इंसुलिन बढ़ाने के अलावा। स्ट्रेस एक और बहुत बड़ी रीजन है आपके पास पीसीओएस की, बिकॉज जब आपके पास आपके स्ट्रेस को आपकी बॉडी की जिस ग्लैंड ने, वो कहते हैं ना गम गुर्दे कमजोर कर देता है, ये सिर्फ सेंटेंस नहीं है, इसकी साइंटिफिक रीजन है। गुर्दों के ऊपर जो ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं ना, एड्रीनल ग्लैंड, वो आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो कॉर्टिसोल की हाइपर सिक्रीशन भी इंसुलिन और एंड्रोजन की जरूरत से ज्यादा सिक्रीशन कराती है, एंड इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ पीसीओएस। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस भी, स्ट्रेस आपके पास बिल्कुल करता है, बहुत सारी बच्चियों में स्ट्रेस ऑटोइम्यून डिजीज कर देता है, पीसीओएस कर देता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कर देता है। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू कॉजेज। अब ये इसमें से काफी सारी चीजें हमारे पास एनवायरमेंटल भी हैं, यू नो, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप काबू में ला सकते हैं। अब जाहिर है आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका एंड्रोजन ऊपर जाएगा तो आप इनफर्टिलिटी तो साथ आएगी ना, आप कंसीव किस तरह करेंगे, फिर आगे जाके ये एग की मैच्योरेशन को, फॉलिकल की डेवलपमेंट को, इन सारी चीजों को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। बट द गुड न्यूज इज कि 90 to 95% ऑफ पीसीओएस को आप लाइफस्टाइल, डाइट और मिनरल से 100% क्योर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इरिवर्सिबल डिजीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 100% क्योर कर सकते हैं। मैं ये सारा ना नोट्स में आपको बता रही थी, मैं लिख के लाई हूं कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स किस किस लेवल पे फर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं पीसीओएस वाली, तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं खवातीन से भी रिलेटेड, तो मर्दों में भी हार्मोनल इंबैलेंस होती होगी ये चीजों के हवाले से? डेफिनेटली मर्दों में भी हार्मोनल इंबैलेंस होती है। मर्दों में अच्छा पता है आपके पास क्या होता है, जब मर्दों में इंसुलिन ऊपर जाए ना, औरत में मेल हार्मोन ऊपर जाता है, मर्दों में जब इंसुलिन ऊपर जाए मेल हार्मोन नीचे चला जाता है, लाइक लिटरली द ऑपोजिट। आप अक्सर जब लड़के बड़े हो रहे होते हैं ना, तो लड़कों में प्यूबर्टी का एक फेज आता है जिसको आपके पास फैट स्पर्ट कहा जाता है, जिसमें लड़कों के बट्स हैवी हो जाते हैं, यू नो। उसके बाद लड़कों की असल प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जिसमें उनकी मूछें आना शुरू होती है और आवाज वो होती है। जो लड़के बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उनका फैट स्पर्ट बहुत ज्यादा खराब होते हैं और उनमें एस्ट्रोजन भी ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो मर्दों में आपके पास एक्चुअली मेल हार्मोन के लेवल नीचे जाना शुरू हो सकते हैं जंक फूड की वजह से। ओके, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब ये इनफर्टिलिटी पे आ जाते हैं कि इस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसको किस तरह कर्टेल किया जा सकता है। खास तौर पर हमने पीसीओएस से रिलेटेड इनफर्टिलिटी की बात की है, तो पहले अगर पीसीओएस को हम लोग ट्रीट करेंगे और देन इनफर्टिलिटी का अगर प्रॉब्लम है तो उसकी तरफ जाएंगे। देखिए, अगर इनफर्टिलिटी मुनीबा सिर्फ पीसीओएस की वजह से है, क्योंकि और भी तो रीजंस हो सकते हैं ना, तो अगर आप पीसीओएस को ट्रीट करेंगे तो इनफर्टिलिटी भी ट्रीट हो जाएगी। लेकिन इनफर्टिलिटी अगर और लेवल और चीजों की वजह से भी है, फॉर एग्जांपल अगर पीसीओएस भी है लेकिन उसके साथ साथ आपका प्रोलैक्टिन भी ऊपर है, उसके साथ साथ अल्लाह ना करे आपकी एग्स की मैच्योरेशन ही नहीं होती है, या आपकी कोई ट्यूब ब्लॉक्ड है, या कोई और रीजन है, तो फिर पीसीओएस को भी ट्रीट करेंगे और आप और रीजन को भी ट्रीट करेंगे। आज हम बात करेंगे कि पीसीओएस की वजह से जो
इनफर्टिलिटी हो रही है उसको आप न्यूट्रिएंट से किस तरह से डील कर सकते हैं इस बारे में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट यू शुड बी हैविंग, ये वही वाला आपके पास न्यूट्रिएंट है जो आपके पास कंसेप्शन में भी खातून को दिया जाता है पहले 3 महीने में, कि कहीं एक ही सप्लीमेंट है जो दिया जाता है, और वो है एल-मिथाइल फोलेट। फॉलिक एसिड। कभी भी खाली फोलेट ना लें, हमेशा एल-मिथाइल फोलेट लें, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो हैं उनमें फोलेट को जिस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है जिस एंजाइम से, उसकी जीन जो है MTHFR वो इनएक्टिव होती है। अच्छा। मिथाइल फोलेट जब आप लेते हैं तो वो खवातीन भी जिनकी ये जीन इनएक्टिव है उनमें भी फोलेट की एक्टिव फॉर्म बन सकती है, तो हमेशा मिथाइल फोलेट लें। अच्छा, फोलेट एंड फॉलिक एसिड सेम है ना? फोलेट और फॉलिक एसिड सेम है, लेकिन मिथाइल फोलेट और फॉलिक एसिड सेम नहीं है। उसकी आपने जो फॉर्म लेनी है मिथाइल लेनी है, क्योंकि मुझे आपको मुनीबा नहीं पता कि कहीं हम MTHFR जीन रेजिस्टेंट तो नहीं है, तो अगर हम होंगे भी और हम मिथाइल की ये वाली फॉर्म लेंगे तो हमारी बॉडी को सीधा एक्टिव फोलेट मिलेगा। लेकिन उससे पहले कि हमें फिर वो रिपोर्ट्स करानी चाहिए? कोई रिपोर्ट्स कराने की जरूरत नहीं है। आप सप्लीमेंट्री मिथाइल फोलेट का लें, आपको क्यों करानी है? क्योंकि जब आप दूसरा फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी को इस एंजाइम के थ्रू उसमें कन्वर्ट होना होता है मिथाइल फोलेट में। अगर आप डायरेक्टली ये लेंगे तो कन्वर्जन ही नहीं होगी। सेकंड चीज, आपके पास जो जिंक है, जिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 2 वजहों से। अच्छा, जिंक आपने या बिस्ग्लाइसिनेट लेना है या आपने ग्लूकोनेट लेना है। जिंक आपके पास एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का बड़ा पोटेंट इनहिबिटर है और एग मैच्योरिटी को भी इंक्रीज करता है। तीसरी आपने जो चीज लेनी है सेलेनियम। सेलेनियम आपका जो एग होता है ना उसके अराउंड फ्लूइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एग डेवलप हो सके, उस फ्लूइड को सपोर्ट करता है। सेलेनियम 200 माइक्रोग्राम आप डेली एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। जिंक आपका डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है 15 से 20 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम सम केसेस में एम्प्टी स्टमक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सेलेनियम आपके पास ब्राज़ील नट्स में मौजूद है, जिंक आपके पास रेड मीट और शेलफिश में होता है, फोलेट आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मीट में होता है। मैं नेचुरल सोर्सेज भी बताती जाऊंगी। विटामिन डी यूट्रस को भी सपोर्ट करता है, प्लेसेंटा को भी सपोर्ट करता है और ओवरऑल ही इन्फ्लेमेशन और PCOS का रिस्क नीचे करता है। विटामिन डी डाइट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और क्योंकि ये डेयरी में होता है और डेयरी बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता और PCOS में हम डेयरी नहीं देते हैं, तो विटामिन डी के आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन लगवाएं या आप इंजेक्शन पिएं। और आप अगर इंजेक्शन पीते हैं तो याद रखें विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसको दूध के साथ इसको आप अगर दूध सूट नहीं करता आपको PCOS में, ठीक है, आप इसको जैसे अंडा खा रहे हैं तो अंडे की जर्दी के साथ आप अंडे की जर्दी में फैट है, देसी घी पका हुआ है, आपने पानी के साथ ही ले लिया, लेकिन आपने साथ कोई फैट वाली चीज ले ली। ठीक है। नेक्स्ट चीज है जी हमारे पास मशहूर जमाना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, DHA और EPA। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ट्रीट करते हैं। आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं आपके पास बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं आपकी जो सर्विक्स है ना, जो विजाइना के पास का एरिया होता है, वहां पे म्यूकस और नमी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी फर्टिलिटी सपोर्ट करने के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके सर्वाइकल म्यूकस को सपोर्ट करते हैं एंड देन आपकी ओवरी को सपोर्ट करने के लिए और आपके इंसुलिन लेवल्स और एंड्रोजन लेवल्स। तो ये कहां से हमें नेचुरल सोर्स से कहां से मिल ओमेगा सकता 3 है? हाँ सॉरी नेचुरल तो मैंने आपको साथ बताया नहीं। ओमेगा 3 नेचुरल सोर्स आपके पास देसी घी में है, आपके पास फैटी फिश में मौजूद है, आपके पास नट्स और सीड्स में मौजूद है, आपके पास जैतून के तेल में मौजूद है। ये आपके पास बेहतरीन सोर्सेज हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। और अगर ये नहीं नेचुरल सोर्स से हम लोग ले रहे हैं तो क्या वो जो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट नहीं लेना, आप एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल लें, बेहतरीन, थोड़ा महंगा सप्लीमेंट है ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल लें और ये भी फैट सॉल्युबल है। ये भी आपने भरे पेट लेने होते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल इतना सुपीरियर क्यों है मुनीबा? उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, मतलब इट्स अ पावर हाउस, यू नो। इसकी 500 से 1000 मिलीग्राम की आपने डोज लेनी है और नाश्ते के साथ ले लें। सही, ठीक है। अच्छा जी, बी विटामिन आप लें, आपके इंसुलिन लेवल्स को भी सपोर्ट करेगा, आपकी ओवरी को भी सपोर्ट करेगा, आपकी फर्टिलिटी को ट्रीट करेगा। बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट उन लोगों को सूट नहीं करता जिनका स्टमक बहुत लूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टमक लूज नहीं है, आप बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट लें, और ये क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं तो इसको हमेशा खाली पेट लेते हैं बी विटामिन्स को। और इसका कोई नेचुरल सोर्स नहीं है? नेचुरल सोर्स है बी विटामिन्स जो है आपके पास, एक्सेप्ट फॉर B12 आपके पास रेड मीट में होता है, B9 फोलेट ही होता है आपके पास, मैं बता चुकी हूँ। बाकी सारे आपके पास जो अंडे हैं, ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, डेयरी है, बी विटामिन्स उसमें होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन इसमें से आपने अपने PCOS के डोंट्स बाहर निकाल लेने हैं। जैसे आपने बहुत सारी मेरी PCOS की पेशेंट्स हैं मुनीबा, मैं समझे अगर 40 पेशेंट मैं रोज देखती हूँ, 40 से 50 मैं रोज देखती हूँ, तो आधे से ज्यादा PCO का है।
आधे से ज़्यादा है, हाँ आधे से ज़्यादा पीसीओ का, और बाकी अब ऑटोइम्यून डिजीज़ का आना शुरू हो गया। खैर उसमें फिर कभी बात करेंगे। तो बी विटामिन के हवाले से हम क्या बात कर रहे थे, हाँ जी, जो आपके डोंट्स, हाँ क्योंकि ग्रेन्स वगैरह में बहुत रिच होते हैं, बहुत सारी पीसीओ वाली बच्चियों को मैं कीटो करवाती हूँ, उसमें भी हम आगे बात कर सकते हैं कि कीटो से उनको क्यों फायदा होता है। तो उनको ग्रेन फ्री करना होता है तो आप एक सप्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया आयरन सप्लीमेंट मत लें, आप गोश्त खाएं, ठीक है। आयरन आपकी फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बहुत सी लड़कियां नहीं खाती हैं, उनको गलत करती है, नहीं खाती आती है या इस तरह फजूल के नखरे हैं, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल एक ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है। ये ईटिंग डिसऑर्डर भी एक होता है जिसमें लोगों को कुछ खास तरह के खानों से स्मेल आती है, लेकिन अगर ये वो ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है ना, तो बाकी ये सारा नखरा है। अपना टेस्ट डेवलप करें, ठीक है। लेकिन गोश्त में भी क्या उन्होंने वो मीट खाना है या वो चिकन भी खा सकते हैं? बड़ा गोश्त खाना। आपके पास जो चिकन है उसमें भी आयरन होता है, लेकिन जो आपके पास आयरन कंटेंट ज्यादा होता है ना, जो बीफ वो आपके पास बड़े गोश्त में होता है। अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी बॉडी को इतना आयरन मिले जो आपको फर्टाइल कर दे, आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज करे, तो आपको फिर गोश्त। और अच्छा, ये जो कहते हैं जी अगर आपको आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो कलेजी खाएं, उसमें भी आयरन बड़ी है। वो सही खा, बहुत सही कहते हैं। और आपने सही आयरन की कमी पूरी करनी है तो आप बकरे की और गाय की कलेजी खाएं। अच्छा, टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, एक बार हो जाए तो यू लव इट, इट्स अ ट्रीट। ओके, और अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर नहीं खाते, जैसे मैं नहीं खाती हूँ, तो हमें फिर क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए? अच्छा मुनीबा, मैं आपको सीरियसली कह देती कि आप आयरन सप्लीमेंट लें, लेकिन आपको पता है मैं आयरन सप्लीमेंट्स के हक में नहीं हूँ। हमने लास्ट टाइम यही टॉपिक पे बात की थी ना, वो आपके स्टमक पर बहुत हैवी होते हैं, आगे जाके प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज, एक्चुअली टेस्ट डेवलप नहीं हुआ ना, तो आप कहते हैं कि नहीं, एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे पता है कि ज्यादातर लड़कियों का टेस्ट नहीं डेवलप हुआ है, इससे उनसे खाया नहीं जाता। मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं खाती है, डॉक्टर होते हुए, ठीक है। मतलब हम वो खा लें तो वो ज्यादा बेहतर है, बहुत बेटर है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज जी आपके पास आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई भी आपके पास एग मैच्योरेशन भी सपोर्ट करता है, सर्वाइकल म्यूकस जिस पे मैंने अभी बात की उसको भी सपोर्ट करता है, और विटामिन ई जो है आपके पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को नॉर्मल करने में भी हेल्प करता है। विटामिन ई के भी अब कैप्सूल्स होते हैं, उसका क्या करें? वो खा लें या विटामिन ई नेचुरल सोर्सेज से मिलता है हमें? आइडियली विटामिन ई आपके पास शेलफिश में, रेड मीट में, नट्स और सीड्स में बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है ना, अब जितनी भी लड़कियों को पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी, आपने डाइट के साथ साथ ये सप्लीमेंट्स लेने हैं जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम, अगर जैसे किसी को प्रॉब्लम नहीं है और वो नेचुरली अपनी लाइफ अच्छी रखना चाह रहा है, आप सप्लीमेंट्स ना लें, जो मैं डाइट नेचुरल बता रही हूँ वो ले लें। लेकिन अब अगर किसी को प्रॉब्लम आ गई है तो आप डाइट से भी करें और आप सप्लीमेंट्स भी साथ लें। तो विटामिन ई के सप्लीमेंट भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे कैप्सूल मिलता है, वो कैप्सूल होता है येलो कलर का। अच्छा, विटामिन ई की जो डोजेज होती है, या वो 400 इंटरनेशनल यूनिट होती है या 800 इंटरनेशनल यूनिट होती है, या आपकी डॉक्टर आपको बताएंगी कि आपको 400 की जरूरत है या 800 की, और इसको भी खाली पेट नहीं लेते हैं। इसको भी खाली पेट ब्रेकफास्ट के साथ लें, ब्रेकफास्ट के साथ लें, फैट सॉल्युबल विटामिन है। एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है चास्टबेरी। चास्टबेरी आपको एज अ डाइट तो मिलना मुश्किल है, उसके एक्सट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा। जिन लोगों की पीसीओएस में, इनफर्टिलिटी में प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो भी कंसीव नहीं करने देता। ये बड़ी कमाल चीज़ है, ये प्रोलैक्टिन लेवल्स को नीचे ले जाने में भी हेल्प करती है। और इसके साथ साथ जिन लोगों के आपके पास प्रोलैक्टिन लेवल्स ऊपर है, एक चीज़ होती है वाइट पियोनी रूट, PEONY, इसका एक्सट्रैक्ट भी, पीसीओएस में अक्सर लोगों के प्रोलैक्टिन लेवल्स भी ऊपर चले जाते हैं। वाइट पियोनी रूट जो है, ये पीसीओएस का रिस्क भी नीचे लेके जाती है आपके पास, और ये प्रोलैक्टिन लेवल्स जो है उसको भी नॉर्मल करती है। प्रोलैक्टिन लेवल्स है क्या? अब प्रोलैक्टिन आपके पास एक और फीमेल हार्मोन है, अच्छा, जो कि अगर जरूरत से ज्यादा ऊपर हो जाए, जैसे कोई भी हार्मोन ऊपर हो जाए, तो आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये लेवल आपके पास जरूरत से ज्यादा ऊपर होगा, ये किसी और स्टेज पे आपके पास जरूरत से ज्यादा ऊपर होना चाहिए, जब आप अपने लेटर स्टेजेस में हैं प्रेगनेंसी वगैरह के, तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मेरी फेवरेट जड़ी बूटी, इस पे मुनीबा मैं इतनी वीडियोस कर चुकी हूँ, शतावरी। शतावरी का लफ्ज शत से निकला है, शत आयुर्वेदा का लफ्ज है, शत का मतलब होता है 100 से ज्यादा फायदों वाली। ये सुन लें कि शतावरी जड़ी बूटी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। शतावरी जड़ी बूटी हर लड़की 13 से 80 साल तक की उम्र को सबको लेना चाहिए। शतावरी जो है आपके पास सर्वाइकल म्यूकस भी इंक्रीज करती है, ओवरी की मैच्योरेशन भी इंक्रीज करती है, जो फॉलिकल है उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी करती है, आपकी इवन के ये ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन भी इंक्रीज करती है, जिन लोगों को ब्रेस्ट मिल्क आपके पास कम आ रहा हो, ओवरऑल फर्टिलिटी को बूस्ट करती है, जिनको मीनोपॉज का प्रॉब्लम हो मीनोपॉज को ईजी करती है। शतावरी इज ब्यूटीफुल जड़ी बूटी। तो वो क्या, कहाँ से मिलेगी और कैसे? शतावरी वैसे
मेरी अपनी ब्रांड भी है, मैं टीवी में नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरी अपनी ब्रांड का लोगों को पता ही है। मेरा एक प्रोडक्ट है वो उसकी भी होती है, लेकिन शतावरी के आप एक्सट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं, मेरी लेना चाहते हैं तो मेरी भी ले सकते हैं आप, तो अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनोसिटॉल। इनोसिटॉल आपके पास क्लास ऑफ बी विटामिन्स में ही आता है। अच्छा। ठीक है। और इनोसिटॉल जो है वो आपके पास पीसीओएस को ट्रीट करता है जिस्म में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा के, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो और एंड्रोजेंस ना बढ़े। ओके। तो ये हम अपनी डाइट को अगर बेहतर कर लें, जो चीज़ें आज हमने आपको बताई हैं, ख़ास तौर पर पीसीओ से रिलेटेड जो इनफर्टिलिटी का मामला हो जाता है ख़वातीन के अंदर, तो वो किस तरह उसको बेहतर कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें आज हमने बहुत ही इन डेप्थ में आपको बताया। आप वो कर लें तो आपका इंशाल्लाह ये मामला भी बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सहर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और इस टॉपिक के ऊपर ख़ास तौर पर बात करके। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि महंगाई की ट्रेन का सफ़र जारी है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ में नहीं आता जनाब कि हुकूमत जो है ना, वो महंगाई में कमी का क्रेडिट क्यों बार बार लेने आ जाती है, जबकि गरीब दिन दुगनी और रात चुगनी रफ्तार से तनज़ली की जानिब गामज़न है। अब घी और खुर्दनी तेल के नर्ख में बेलगाम इजाफा हो रहा है। एक महीने के अंदर घी जो है ना, वो 30 से 100 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका है और नर्ख में गैर यकीनी सूरत हाल भी मौजूद है। दूसरी जानिब देखा जाए तो हुकूमत ने रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा देकर हमें तोहफ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद महंगाई होने जा रही है। इस पर भी बात करेंगे कि ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात का जिन तनख्वाहें 2 साल से वही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, वसाइल में कमी है। तो ये किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगी? और जो हुकूमत क्रेडिट लेने आ जाती है कि महंगाई तो कम हो रही है, तो क्या वाकई महंगाई कम हो रही है? अगर हो रही है तो वो नज़र क्यों नहीं आ रही है? एक जो आम आदमी है वो उससे क्यों नहीं इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा है? तो इस पर बात करने के लिए हमने आज मदू किया है। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जाहिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है, बेहतरीन। जाहिद साहब, बातें हुई, क्या सूरत हाल देख रहे थे? लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी बाहर, पेट्रोल महंगा हो गया है, या लोग बाहर निकले हुए थे? नहीं, ऐसा सड़कों पे नजर आ रहा था कुछ के नहीं? वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। आसान हो गई, हाँ। कि अब तो लोग शायद आदी हो गए, यूज्ड टू हो गए, यूज्ड टू हो गए हैं, या कबूल कर लिया उन्होंने। अच्छा। कि अब इसी हालात में जीना है, इसी हालात में मरना है। तो इसी का फ़ायदा फिर पॉलिसी साज भी उठाते हैं कि सामने से अगर मज़ामत नहीं होती तो उनका यही होता है कि बस ठीक है, 2 + 2 = 4। अच्छा। मतलब उनका ये कि हमने अपनी बैलेंस शीट बराबर रखनी है, उससे अवाम को क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो कहते हैं हमारा दर्द सर नहीं है। हमने जब वोट लेने होंगे 5 साल बाद तो देखेंगे, उसके मुताबिक फ़ैसला कर लेंगे। तो इस वक्त तो इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आती है कि जिसमें ख़ास तौर पर अब रात जो पेट्रोलियम मसनूआत की गो के कहने को 3.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा है, लेकिन अगर हम उसका पूरा एक जायज़ा लें तो मतलब इस जो कीमत है वो आप देखें 260 रुपये के करीब है। हाँ, 260 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब उससे आप ये नहीं कह सकते कि 2-3 रुपये बढ़ने से क्या फ़ायदा फ़र्क पड़ता है। तो 260 रुपये एक अच्छी खासी अमाउंट है। और इसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ चीज़ है कि अवाम जो ये पेट्रोल या डीज़ल इस्तेमाल कर रही है उस पर हुकूमत 60 रुपये फ़ी लीटर टैक्स ले रही है। मतलब अगर तो वो टैक्स ना लिया जाए, जो IMF, ये तो बताया जाता है कि IMF ने हमें कहा है कि जी आपने जो आलमी मार्केट में कीमतें जिस तरह बढ़ेंगी उसी तरह आपने बढ़ानी है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, उसी तरह बढ़नी चाहिए। लेकिन IMF ये भी तो कहता है ना कि जो टैक्स दे सकते हैं लोग उनसे टैक्स लें आप। आपके पास आसान तरीका ये है कि पेट्रोल पर टैक्स लगा दें। जो भी मोटरसाइकिल टूटी फूटी मोटरसाइकिल वाला वहाँ पे आता है वो भी टैक्स दे के जाता है। 6 करोड़ की गाड़ी में जो आता है वो भी उतने टैक्स दे के जाता है। तो वो असल में जो मैकेनिज़्म की खामियां हैं, ख़राबियां हैं, उसको हम इस तरह कवर करते हैं कि अपने बैलेंस शीट बराबर रखने के लिए हम इस किस्म का टैक्स ज़्यादा आसान है कि मतलब इसमें से अगर आप वाकई आवाम के रिलीफ का ख्याल हो
तो 60 रुपये अगर टैक्स निकाल दिया जाए तो 200 रुपये पे आपका पेट्रोल या डीजल आ जाएगा, जो कि कदरे बेहतर हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि वो 60 रुपये का फिर जो खसारा होगा वो कहाँ से पूरा करेंगे फी लीटर का। उसके पास कोई, हमारे पास पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि जिसके लिए हमारा, और ना ही हमारे जो महकमे हैं वो इस काबिल हैं कि वो उस 60 रुपये के खसारे को पूरा कर सके। तो तमाम तर बोझ जो है वो आवाम पे मुंतकिल किया जाता है और आखिर में वही कि जी हम मजबूर हैं, ये सूरत हाल यही है। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आलमी मंडी में ये पेट्रोल की कीमतें महंगी हो रही हैं, थोड़ी सी इजाफा हुआ है उसमें। अच्छा। गो के हुकूमत ने अपना जो इसमें है कोई शेयर नहीं बढ़ाया, मतलब हुकूमत एक ही चीज़ टैक्स लेती है ना इसमें, तो टैक्स वही है। तो जो कीमत बढ़ी है वो सिर्फ वही है कि जो आलमी मार्केट में बढ़ी थी जितनी, वो उन्होंने आगे पास ऑन कर दी है। तो इसके मुताबिक अब इस बजट में जो है ये टैक्स जो है 80 रुपये तक ले जाने का कहा गया था कि 80 रुपये फी लीटर किया जाएगा। अब उसे रोका हुआ है हुकूमत ने, ताहाल ये उसकी मेहरबानी है। हो सकता है वो 80 रुपये कब करते हैं या कैसे करते हैं या किसी और तरीके से वो पूरा कर लेते हैं जो 20 रुपये बढ़ाना है। तो मजमूई तौर पे तो यही सूरत हाल है कि अवाम को अब शायद आदी हो जाना चाहिए या हो चुके हैं कि वो जब सो के उठते हैं उन्हें पता लगता है अच्छा ही 5 रुपये बढ़ गया, कहते हैं चलो ठीक है कोई नहीं। क्योंकि देखिए काम पे भी तो जाना है ना लोगों ने, रोजगार के लिए बाहर निकलना है ना, क्या करें फिर लोग। बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप कट नहीं लगा सकते। कट नहीं लगा सकते, कट फिर यही लग सकता है कि ठीक है अगर आप बड़ी गाड़ी पे जा रहे हैं तो छोटी गाड़ी पे आ जाएं, गाड़ी पे जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे आ जाएं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो पेट्रोल साइकिल पे आ जाएं, मतलब इस किस्म का कट लग सकता है। लेकिन उसका इस्तेमाल जो होना है वो होना है। तो अब जो लोग कर रहे हैं इस्तेमाल, उनके लिए तो ये एक दर्द सर है यकीनन। इसमें कोई एक हैंडसम अमाउंट, जिसे बड़ी अमाउंट जिसे कहा जाता है आपकी इनकम की, वो आपके 2-3 अखराजात में चली जाती है। जिसमें एक ये ट्रांसपोर्ट की मद, ट्रांसपोर्ट है, आपका बिजली का बिल है, आपका घर का किराया है, ये 3 चीज़ें जो हैं। और अगर आपके बच्चे भी किसी मुनासिब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो भी अच्छी खासी एक अमाउंट बन जाती है। यानी ये तमाम अखराजात मिलके 6 डिजिट में आपका खर्च सिर्फ इन 4-5 अखराजात में जो आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनका इसमें जा रहा है। 6 डिजिट में तकरीबन 6 डिजिट में आप ये 4-5 की कैलकुलेट कर लें, 25-30 हज़ार रुपया इनका मामूली खर्चा है। ये कम से कम बता रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा आप करते हैं बेहतर। और हालांकि तनख्वाहें इतनी नहीं हैं जितनी इन्होंने बोला है कि चले 37,000 भी जो मिनिमम वेज है वो होनी चाहिए, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो कोई भी नहीं कर रहा है। वो तो आप अगर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ चले जाएँ तो वहाँ लोग इसी तरह चल रहा है, बल्कि ज़्यादातर तो दिहाड़ीदार होते हैं कि अगर वो किसी बीमारी की वजह से एक दिन नहीं जा सका तो उसकी वो दिहाड़ी कट जाएगी। वो चाहे 10 साल से वहाँ काम कर रहा है, उसको डेली वेजर ही कहा जाएगा और डेली वेजर की तनख्वाह काट ली जाएगी कि आप बीमार हो गए थे तो हमें तो इससे कोई सरोकार नहीं, आप बस ऑफिस नहीं आए हमारे। तो इस किस्म की सूरत हाल में आप जब इस किस्म के फार्मूले देते हैं कि देखें जी वो जदीद दुनिया में हुकूमतें सब्सिडी नहीं देती, हुकूमतें बर्दाश्त नहीं करती, तो हुकूमतें वहाँ पर सब्सिडी देती हैं। लेकिन असल मसला ये आ रहा है कि हम टैक्स की मद में पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे। जो सबसे बड़ा शेयर इस वक्त भी, पिछले दिनों जो डाटा आया है जो दिया है वो तनख्वाहदार तबके ने दिया है। बिल्कुल यानी उनकी आप देखें तनख्वाहों में इजाफा इतना नहीं हुआ, लेकिन उनसे जो टैक्स लिया गया है वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 34% ज़्यादा है। उससे आप अंदाजा करें कि टैक्स वाले पर 34% बोझ डाला गया। तो सिर्फ मेरे ख्याल से तनख्वाहदार तबका ही टैक्स दे रहा है, तनख्वाहदार तबका दे रहा है या इस किस्म का टैक्स जो कि किसी चीज पे लगा हुआ है, वो मजबूर है लिया जा रहा है, वो इनडायरेक्टली लिया जा रहा है ना। कोल्ड ड्रिंक्स कह सकते हैं, पेट्रोल कह सकते हैं, डीजल कह सकते हैं, या दूसरे जो चीजें बिक रही हैं जनरल स्टोर पे उस किस्म की। मतलब ये 2 मेजर फैक्टर हैं कि जिसमें मजबूर है कोई टैक्स देने पे वो लिया जा रहा है, या फिर तनख्वाहदार तबका भी मजबूरी में कहूँगा ऑब्वियसली उनकी तनख्वाहों से कट जाता है ऑटोमेटिकली। और वो इतना कट रहा है कि लोग अब चीखने लगे हैं कि यार हम कमाते हम हैं, मेहनत हम करते हैं, 12-14 घंटे जो टैक्स है वो हुकूमत ले जाती है, चला जाता है और पता चलता है कि जी हुकूमत ने 500 गाड़ियाँ खरीद ली हैं टैक्स के उन पैसों से, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। नहीं तो ये जो घी की भी कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है, ये पाम ऑयल और जो बाकी चीज़ें, बाकी इसका इंटरनेशनली भी इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। इसमें पाकिस्तान में 2 फैक्टर आ जाते हैं, एक तो आलमी मार्केट में इजाफा होता है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है। अच्छा। दूसरा फिर बीच में एक स्पेकुलेशन हो जाती है जिसे हम गैर यकीनी सूरत हाल कहते हैं। उसका फिर फ़ायदा कोई ना कोई उठाता है कि वो इस चीज़ को जवाब बना लेता है, वो देखो जी वो पाम ऑयल महंगा हो गया तो बस वो मजबूरी बन गई है। वो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा देगा पैसे
कि जितने बढ़ने चाहिए उससे 10 रुपये 15 रुपये लीटर, तो दूसरा कहेगा मैं 20 रुपये बढ़ा देता हूँ। तो इस किस्म का फैक्टर भी होता है। मतलब आप जो 30 रुपये से 100 रुपये फी किलो तक मुख्तलिफ जो इनके ब्रांड्स होते हैं, मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, जिसे हम दर्जा अव्वल, दर्जा दोम और दर्जा सोम कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब अगर आप 60 रुपये फ़ी लीटर भी अगर आप महंगा करते हैं या फ़ी किलो महंगा करते हैं, तो आप अंदाज़ा कर लेंगे कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ। लोगों पे जेब पे उसका असर पड़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी अभी तक इस लम्हे तक तो हुकूमत की जानब से कोई हमें सरगर्मी नज़र नहीं आई कि कोई मिल मालकान को बुलाते हैं, कोई मिडल मैन को बुलाते हैं कि भाई क्या मसला है, क्या किस तरह हम इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो हुकूमत इस वक्त ये तय कर चुकी है कि हमने सिर्फ अपनी बैलेंस शीट सीधी रखनी है बस। हमारी तरफ से अवाम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारा वो दर्द सर नहीं है। हमने जब IMF के पास जाना है या किसी मुल्क के पास जाना तो उसे बताना कि देखो जी हम सेफ एंड साउंड पोजीशन में हैं, हमारे पास इतने ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, इतने पैसे बढ़े हैं, आप हमें मज़ीद पैसे दे दें। अच्छा, मतलब हम अपने जो माशी तरक्की है उसे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखें जी अब हम आपके पैसे वापस करने के काबिल हैं, आप हमें मज़ीद कर्ज़ दे दें। अच्छा, वो कहते हैं ठीक है जी आप मज़ीद कर्ज़ ले जाओ, हमें क्या, आपने सूद देना है, आपने पेमेंट करनी है, वो उठा के वो भी 1 अरब 2 अरब दे देते हैं। कोई रोल खबरें तो ये भी आ रही थी कि वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा है कि ये लास्ट ही किस्त होगी या कर्ज होगा जो हमने IMF से लिया है, अगली दफ़ा हम भी नहीं उनसे लेंगे। चलें जी, अच्छी बात है। अगर इस किस्म की चीज़ हो जाती है तो एक बहुत खुशाइंद चीज़ होगी। उससे हम कह सकेंगे कि इस हुकूमत ने एक बड़ा कारनामा कर लिया कि अगर वो IMF को गुड बाय कह देते हैं। गुड बाय कहने का मतलब ये है कि फिर वो कहते हैं कि ठीक है हमारे पास अपने पैसे हैं, हमने मज़ीद कर्ज लिया, लेकिन हमारे ख़जाने में इतने पैसे हैं कि हम लोग कर्ज ना लें और हमारी मईशत का पहिया चलता रहे। फ़िलहाल तो अब ये फिगर्स को अगर हम देखें उसमें तो नज़र आते हैं 16 अरब 17 अरब डॉलर, लेकिन उसमें से हम हमारे दोस्त ममालिक ने जो हमें तोहफा दिए हुए हैं वो भी पड़े और वो हर साल हम उनसे मिन्नत करते हैं कि इसे रोल ओवर कर दें कि हमने इस साल नहीं वापस कर सकते, 1 साल की हमें रिलैक्सेशन दे दें। वो भी कहते हैं चले जाओ यार 1 साल मज़ीद ऐश कर लो उसका। इसी तरह कर करा के इन्होंने अपने 5 साल या 4 साल जितने भी पूरे करने हैं कर लेने हैं। फिर अगली गवर्नमेंट आएगी, वो फिर अपनी नई दर्द सर उसका शुरू हो जाएगा, नई पॉलिसियाँ बनेगी, नई चीज़ें होंगी। तो फ़िलहाल तो इसमें अब सिर्फ एक मुस्तकिल चीज़ या अच्छी चीज़ जो है कि जो संजीदगी थोड़ी सी नज़र आती है वो SIFC जो इन्होंने कमेटी बनाई हुई है फैसिलिटेशन के लिए, उसके जो काम है वो थोड़े से देर पर नज़र आ रहे हैं कि वो थोड़ा सा चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को हम इस तरफ लेके जाएंगे जिससे हम खुद कफ़ील हो सकें, जिससे हम चीज़ें बेहतर कर सकें, जिसमें आप ग्रीन पाकिस्तान भी कह सकते हैं कि जो हमारी बंजर ज़मीनें पड़ी हैं या पैदावार कम है उनको पैदावार बढ़ाया जाए। तो ये सब एक चीज़ें इस तरह हैं कि किसी हद तक संजीदगी कहीं नज़र आती है, लेकिन मजमूई तौर पे जब हम देखते हैं जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो लोगों के लिए मुश्किल उसी तरह मौजूद है जैसा कि आज से कोई साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले थी। तो इस पर जब तक काम नहीं किया जाएगा कि बाप के पास जितनी मर्ज़ी पैसे हैं, उसके बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी औलाद या बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छी जगह नहीं रहते, तो फिर वो बच्चे भी कहते हैं जी हमें इस दौलत का क्या फ़ायदा। तो इसलिए अगर आपको ज़रूरत लगे ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ग्रोथ रेट आपकी हो रही है, तो वो जो नीचे आपकी जो अवाम है गुर्बत की लकीर से नीचे या करीब लोग रह रहे हैं, वो कहते हैं हमें इससे क्या फ़ायदा। हमें हुकूमत को ये उन्हें मुतमिन करवाना होगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं। या तो हुकूमत ये कम से कम उन्हें तासर दे दे कि ठीक है 1.5 साल आप हमारे साथ तावन करें, मुश्किल है, उसके बाद आपके लिए आसानी होगी। अभी आपको थोड़ा सा हम लोग टफ टाइम ज़रूर मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन है उनकी आप कहेंगे हम पेंशन बंद कर देंगे, उनके हम कटौतियाँ करेंगे, उनको हम एक तरफ उनकी पेंशनें बंद हो रही हैं, कटौतियाँ हो रही, दूसरी तरफ ही अपने अरकान अपने ही जो वो बैठे हुए हैं लोग असम्बलियों में, उनकी 200% जो है ना तनख्वाहें बढ़ी हैं। नहीं, पिछली दफ़ा हमने जो बात की थी उसमें 800% तक था। 800% तक? अच्छा, मैं कम कर दिया मैंने 800% तक किया। हाँ, तो ये भी रिसेंटली जो बढ़ी है पंजाब असम्बली में हुआ है। और अभी कुछ 4-6 दिन पहले एक इदारे की गाड़ियाँ कोई 500 बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदने का एक हुआ था कि उन्होंने कि जी हमसे काम सही नहीं होता, फील्ड में जाते हैं तो वो बड़ी मुश्किलें होती हैं, तो नई गाड़ियाँ चाहिए। अच्छा। तो एक कारसाज इदारे को आर्डर दिया गया है कि हमें मई तक कम से कम 1000 गाड़ी तैयार करके आप दें ताकि हमारी कारकर्दगी बेहतर हो। उनकी कारकर्दगी ये है कि आज अगर जो डायरेक्ट टैक्स है वो अगर निकाल दें हम
तो बाकी उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। उसमें से आप सैलरी वाला टैक्स निकाल दें और ये डायरेक्ट टैक्स जो कि लोगों को हर सूरत देना ही देना है, वो निकाल दें, वो निकाल दें, तो बाकी उनकी कारकर्दगी सबके सामने है कि कितना वो इकट्ठा करते हैं और उसमें 1000 गाड़ी वो ख़रीदने के लिए तैयार बैठे हैं कि जब हम 1000 गाड़ी हमें तैयार करके दें, और हर महीने 200-250 गाड़ी का ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त था कि आप यहाँ पर आए, और इसके ऊपर हम बात करते हैं पेट्रोल की प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुई हैं, घी की कीमतों में इजाफा हुआ है, ओवरऑल महंगाई पे बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं महकमा तालीम के हवाले से, और उसमें कह लें कि नए नए इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से जो है ना वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जनाब एक नया बजट बनाया गया है ताकि जो होनहार स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया था उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। और दूसरा ये कि बच्चों में लैपटॉप्स की भी तकसीम आपको पता है कि वो भी की जा रही है, उस हवाले से भी एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है। और इसके अलावा ई बाइक्स हैं जो कि बच्चों को मुफ्त दी जाएंगी, उसका क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमने जनाब महकमा तालीम के हवाले से भी बात करनी है। वो उन्होंने भी ऐसा इक़दाम उठाया है, 7 किताबों का जो नया सिलेबस है उसको तैयार किया जा रहा है, वो भी 9th क्लास की। तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों है ये मामला, और कब तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आतिफ परवेज़ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। आतिफ आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। जी थैंक यू। आतिफ, सबसे पहले तो ये जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ख़ास तौर पर जो होनहार स्कॉलरशिप्स के बारे में और उसकी तादाद बढ़ाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि अब 50,000 तक की जाएगी स्कॉलरशिप्स की, पहले कितनी थी और अब 50,000 होगी। देखिए, हम स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से अक्सर गुफ्तगू करते हैं और मसाइल को उजागर करते रहते हैं। तो आज ये जो हुकूमत की जानिब से अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं उनका भी डिस्कस करना ज़रूरी होता है, तो इसी को हम जिक्र कर रहे हैं। जब इस साल के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से जो स्कॉलरशिप्स की मद में रकम रखी गई थी वो 8 अरब रुपए रखी गई थी, और उसके 30 से 40 हज़ार रुपये और उसके नंबर जो थे वो कम थे। उसकी जो स्कॉलरशिप्स की तादाद है उसको बढ़ाने का ऐलान किया गया, और अगले 5 सालों में 108 अरब रुपए तक के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो दिए जाएंगे, और इनकी तादाद भी मुसलसल जो है बतदरीज इसमें इजाफा किया जाएगा। क्योंकि ये स्कॉलरशिप ना सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात हैं, बल्कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ते हैं उनको भी ये मौका मिलेगा कि वो भी इस स्कॉलरशिप से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और ट्यूशन फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा करेगी। और ये एक अच्छा और ऐसा इक़दाम है कि अगले 5 सालों में 130 अरब रुपए तक के ये स्कॉलरशिप्स जो हैं ये पंजाब के तलबा और तालिबात को दिए जाएंगे। पहले हमने देखा था कि जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो उसमें पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फ़ंड था, वो स्कॉलरशिप देता था। वो ना सिर्फ पंजाब बल्कि ओवरऑल उसमें दूसरे सूबों का भी कोटा होता था। लेकिन अब ये स्पेसिफ़िक जो जामियात के स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया है कि इसमें 3rd ईयर और 2nd ईयर के तलबा जो हैं उनको भी, यानी कि इसका जो दायरा कार है वो कॉलेजेस तक भी लाया जा रहा है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। साथ साथ जैसा आपने इंट्रो में जिक्र किया कि लैपटॉप्स भी जो हैं वो दिए जाएंगे, तो 40 हज़ार के करीब जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लैपटॉप देने, और ये जो इब्तदाई तौर पे क्राइटेरिया रखा गया था उसमें तो ये कहा गया था कि A+ और A जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये लैपटॉप दिए जाएंगे। तो इनकी प्रोक्योरमेंट का अमल जो है वो हतमी मराइल में, और जो शेड्यूल ऐलान किया गया था उसके मुताबिक जनवरी में ये लैपटॉप्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। तो उनका डाटा पहले ही जमा कर लिया गया था। फिर उसके साथ साथ जो मेयार था, यानी कि किन तलबा और तालिबात को ये लैपटॉप्स मिलने हैं, तो वो A
और ए प्लस कैटेगरी। और अब ये भी बात चल रही है कि शायद इससे जो नीचे नंबर्स होंगे 65%, उनको भी ये लैपटॉप्स दिए जाएंगे। तो ये आने वाले अगले सालों में, माली सालों में देखेंगे जो ऐलानात या जो बजट मुख्तस किया गया था इस साल के लिए, उसमें ये ऐलान था कि 40,000 जो तलबा और तालिबात हैं उनको ये लैपटॉप्स दिए जाएंगे। स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी 8 अरब रुपए रखे गए थे, तो आने वाले सालों में इनमें बतदरीज इजाफा किया जाएगा। फिर साथ ये बाइक्स का भी ऐलान हुआ है कि जैसे लैपटॉप मुफ्त दे रहे हैं वैसे ही ई बाइक्स भी जो हैं वो मुफ्त देंगे। इससे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि दूर कॉलेजेस मोहल्ले में जो है वो सरकारी स्कूल या 10वीं तक तो मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही तालीम की सीढ़ियाँ ऊपर बढ़ती जाती हैं, हायर स्टडीज़ में जाते हैं, तो फिर वो मौक़े कम होते जाते हैं, अदारे जो है वो दूर दूर होते हैं। तो ये एक एम्पावरमेंट का एक ज़रिया होगा कि वो तालीम हासिल करें, उसके बाद जो है वो नौकरी भी तालीम की बुनियाद पर हासिल कर सकते हैं। तो ये अच्छा इकदाम है। और ये बाइक्स, जैसे लैपटॉप दे रहे हैं तो साथ साथ बाइक्स भी मिलेंगी। अभी तक तो ऐलान हुआ है कि ये मुफ्त मिलेंगी वज़ीर आला की जानिब से। ये क्राइटेरिया अगले सालों में होगा। जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि अभी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि हम आने वाले सालों में ये तलबा और तालिबात के लिए ये इंसेंटिव होंगे। ना किसी को स्कॉलरशिप्स मिली हैं ना लैपटॉप स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, साथ मिल रहे हैं। स्कॉलरशिप्स की जो तकरीबात मुख्तलिफ जामियात में जारी हैं, वो हुकूमत की जानिब से पहले दरख्वास्तें ली गई, फिर उनकी स्क्रूटनी की गई, जो प्रोसेस था वो स्कॉलरशिप्स मिलना शुरू हो गए। लैपटॉप्स जो हैं उनके हवाले से जनवरी का ऐलान किया गया था कि जनवरी में ये लैपटॉप मिलेंगे, 2025। अच्छा, तो वो जनवरी तो अभी स्टिल गोइंग है, मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये शेड्यूल ऐलान हुआ। तो इसके लिए माली साल में बजट भी मुख्तस किया गया हुआ है, तो वो प्रोक्योरमेंट जारी है और मुकम्मल होने वाली है। और मेरा ख्याल है कि ये जनवरी या स्टार्टिंग ऑफ पहले वीक में ये लैपटॉप्स मिलना शुरू हो जाएंगे और ये 40,000 स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। तो अगले सालों में इनकी तादाद भी बढ़ाई जा रही है। साथ ई बाइक्स के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये भी मुफ्त दिए जाएंगे। पहले ये इंस्टॉलमेंट पे था। हमने देखा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की जानिब से दरख्वास्तें दी गई। ये मंसूबा शुरू हुआ था निगरान हुकूमत में, जब हमने देखा कि स्मोक की सूरत हाल को देखते हुए निगरान हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि ई बाइक्स दिए जाएंगे। फिर जैसे ये हुकूमत तब्दील हुई तो ई बाइक्स के साथ साथ दूसरी बाइक्स जो हैं वो भी रवायती वो भी शामिल कर ली गई और मंसूबे में, और स्टूडेंट्स से दरख्वास्तें मांगी गई। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने दरख्वास्तें जमा भी करवाई, लेकिन जो डाउन पेमेंट की वजह से बहुत सारे मसाइल आए। कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है वो अक्सरियत ने उन्होंने वो बाइक्स लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि डाउन पेमेंट कहाँ से दें, 1.5 लाख रुपया या 1.25 लाख रुपया किस तरीके से दें, पहले ही फीसें देना मुश्किल है। तो अब ये हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि मुफ्त बाइक दी जाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स को तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो उनका माइंड मेकअप हो जाए कि क्या क्राइटेरिया क्या है इसका? जैसे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। जैसे ए और ए प्लस कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बाइक्स दी जाएंगी। जैसे लैपटॉप्स हैं वैसे ही इसका भी क्राइटेरिया जो है वो रखा जाएगा। तो इब्तदाई तौर पे यही मालूम हुआ है कि जो ए और ए प्लस कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बाइक्स दी जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट अभी तालीम हासिल कर रहे हैं उनको अगले सालों के लिए अच्छे ग्रेड्स के लिए तैयारी करना होगी। आप लोग अच्छे ग्रेड्स लें, ए प्लस और ए लेंगे तो आपको मुफ्त ई बाइक भी मिलेगी, जिसके ऊपर आप आराम से कॉलेज जा सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई कोई भाई है, अब्बा है, तो हमने स्कूल या कॉलेज जाना है, तो आप इजीली आप अपनी सवारी पर खुद जा सकेंगे। साथ वफाकी हुकूमत ने ये भी ऐलान किया ना कि ये जो चार्जिंग के लिए जो इन्होंने स्टेशन लगाने वहाँ पर भी बिजली सस्ती होगी, जो 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट कर दिया जाएगा। तो आने वाले सालों में ये चीज़ें जो हैं अगर इसी तरीके से जैसे कि ऐलान किया जा रहा है इन पर अमल दरामद होता है तो स्टूडेंट्स के लिए और आम शहरियों के लिए भी इसमें सहूलत होगी। तो हमारे साथ आतिफ परवेज मौजूद है। आतिफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। पंजाब हुकूमत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और ऐसा कदम भी उठाया जा रहा है कि शहर में पहली बार मोटरसाइकिलिस्ट के लिए ना बाइकर्स लेन बनाई जा रही है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बाइक्स चलेंगी। इवन दो कि अभी भी लेन्स का तायुन किया जाता है कि जनाब जो बाइकर्स हजरात है वो बिल्कुल एंड लेफ्ट पर जो है ना अपनी बाइक चलाया करें, और राइट के स्टार्ट में जो है ना वो तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ वो होती हैं। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि मिक्स सारी ट्रैफिक हमें सड़कों पर नज़र आ रही होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात भी बढ़ने का खदशा हो जाता है। तो अब ये जो बाइकर्स लेन बनाई जा
रही है, इसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा और कहाँ कहाँ पर ये बाइकर लेन बनाई जा रही है, इसकी क्या आगाज़ हो चुका है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है बाइकर्स लेन के हवाले से, तो इसका क्या फ़ायदा होगा और क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट होगी? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि ये सिर्फ शहर लाहौर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में अपनी नोयत का एक मुनफरिद मंसूबा शुरू किया गया है कि जिसमें जो बाइकर लेन है वो मखसूस कर दी गई है। इससे कबल माजी की जो हुकूमतें आईं उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर पेंट करके उसको बाइक या साइकिल लेन करार दिया, या रूल्स में तरमीम करके ये बताया गया कि जो किसी भी सड़क की आखिरी लेन होगी जो बाएं तरफ वो बाइक के लिए मुख्तस होगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ फ़र्क ये है कि जो इंतहाई बाई लेन है उसके साथ तकरीबन ये 12 फुट चौड़ाई बनती है। कर्ब स्टोन के ज़रिए एक छोटी सी दीवार बना दी गई है जो कि इस चीज़ की गुमाजी कर रही है कि सिर्फ ये बाइकर्स के लिए ही इस्तेमाल होगी, ना यहाँ पर कोई गाड़ी अंदर आ सकती है, ना कोई रिक्शा आ जाएगा, ना कुछ और आएगा। ठीक है, ये सिर्फ बाइकर्स के लिए है। और ये फिरोजपुर रोड को इसलिए ये फिरोजपुर रोड पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया और फिरोजपुर रोड का इंतखाब इसलिए किया गया कि ये लाहौर का बिजिएस्ट रोड है और ट्रैफिक काउंट सर्वे के मुताबिक यहाँ पर रोज़ाना 50 से 60 हज़ार जो बाइक्स हैं वो सफ़र कर रही होती हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर ब्रिज अरफा टावर से लेकर केनाल रोड का जो जंक्शन है ये 4 किलोमीटर लाहौर ब्रिज से केनाल रोड जंक्शन है और उसके बाद केनाल रोड जंक्शन से वापसी लें और दोबारा लाहौर ब्रिज तक, ये 8 किलोमीटर का पायलट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये लेन देख भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जो ब्लू वाली लेन है ये उन्होंने बनाई है, इसमें दो कलर हैं। ये ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन करके ये बाइकर लेन बनाई गई है और उसके बाद ऑरेंज कलर ये दिखाएगा कि कहाँ पर टर्न मौजूद है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बाइकर ने इस लेन पर आना है और उसके बाद चलते जाना, उन्होंने टर्न भी लेना है। तो ये साथ में कुछ जगह पर टर्न भी दिए गए हैं। बुनियादी मकसद ये है कि जो ट्रैफिक बेहंगम है जो इस वक्त भी नजर आ रही है कि ये बाइक्स वालों को अक्सर आपने देखा होगा कि ये बाएं लेन से आते आते एकदम से फास्ट लेन में आ जाते हैं, लेन में चले जाते हैं। और इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं होता, हम उनको भी दोष नहीं दे सकते, हमारा कुछ ट्रैफिक इंजीनियरिंग ही इस तरह की है। तो इस वजह से जो लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक है वो बेहंगम रहती है। लेट्स सी ये पायलट प्रोजेक्ट है कि इससे कितने फायदे और कितने नुकसानात होते हैं। अच्छा, लेकिन ये अभी क्या ये इसको फंक्शनल नहीं किया गया था लेन को? नहीं, अभी इस पर तामीराती काम जारी है। तवक्को ये की जा रही है कि 15 से 20 रोज में ये जो डेजिग्नेटेड लाइन है इसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर बाइकर्स को इन्फोर्स किया जाएगा ट्रैफिक पुलिस के जरिए कि वो इसी लेन का ही इस्तेमाल करें और जो बाकी सड़क की लेन है फिरोजपुर रोड की वो गाड़ियों के लिए और रिक्शास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये तो है पूरी खबर। अब आता है जी ट्विस्ट। अब देखना है कि क्या ये फायदेमंद है या नहीं है। अच्छा, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री में, क्या इस तरह के जो मंसूबाजात हैं वो फ़ायदेमंद सूदमंद साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सबसे पहले कल मैंने 4 किलोमीटर ये सारा विजिट किया लाहौर ब्रिज से लेकर ये केनाल रोड जंक्शन तक। किसी भी मुकाम पर कोई ऐसा टर्न नहीं दिया गया कि वो बाइक वाला वापस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। जहां जहां पर सर्विस रोड का टर्न मौजूद है जो कि 2 से 3 है, सिर्फ वहां से ही टर्न लेने की इजाजत है, इसके अलावा वो मेन रोड पर नहीं आ सकता। फॉर इंस्टेंस एक शख्स चुंगी अमर सदू से आ रहा है, लाहौर ब्रिज से वो इस लेन के ऊपर आ गया, उसने उसके बाद कलमा चौक की जाने मुड़ना, उसके पास तो कोई कट ही मौजूद नहीं है। अच्छा, हाँ, तो क्या अब वो राउंड चक्कर लगाता रहेगा? आपको सबसे पहले उसके लिए कोई जो टर्न है उसका एहतमाम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कि ये साथ में दरमियान में मेट्रो बस जा रही है, वो उसका भी है बिल्कुल। अब मेट्रो बस के साथ जितने भी यू टर्न्स हैं वो मेट्रो बस का जंगला तोड़ के बनाए गए हैं या फ्लाईओवर के नीचे से बनाए गए हैं। सारे यू टर्न्स प्रोटेक्टेड यू टर्न्स राइट साइड पे हैं, बाइकर्स की लेन लेफ्ट साइड पे है, तो वो टर्न किस तरह लेंगे? ये एक बहुत बड़ी ट्रैफिक हैजर्ड होगी। फिर दूसरी बात ये है कि ये 12 फीट चौड़ी जो है लेन है, बाइकर्स लेन, हाँ,
इसका कल बड़ा जो ट्रैफिक इंजीनियर्स हैं उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि एक वक्त में मैक्सिमम 3, 3.5, 4 बाइक्स इसके ऊपर चल सकती हैं, बैक वक्त इससे जा सकती हैं। ठीक है। तो अगर 3 बाइक्स जा रही हैं तो इसका मतलब है कि पीछे से बाइकर्स का जो लोड है वो हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जाएगा, तो इसलिए ये लेन भी छोटी है। इसके साथ सर्विस लेन मौजूद है। दुनिया में जहां पर बाइकर लेन बनाई जाती हैं वहां पर साथ मरकजी शाहराह के सर्विस लेन नहीं होती, या तो आप सर्विस लेन का भी उसमें इजाफा कर दें, ये बाइकर लेन और सर्विस लेन को मिला दें ताकि बाइकर्स के लिए एक बड़ी सड़क मौजूद हो। तो इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे कि अब इसके ऊपर क्या नई चीज़ आई है और क्या ये फिजिबल है, इस चीज़ को मजीद आगे बढ़ाना, इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलना। लेकिन अभी के लिए ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।